हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एपिडेमिक डिसीज एक्ट ऑफ 1897 को। तो ईयर 1897 से ये तो पता चल ही गया होगा कि ये जो एक्ट है ये डेट बैक करता है कॉलोनियल एरा में। अब यहाँ पे इस एक्ट को क्यों बनाया गया था, क्या रीजंस थे, क्या क्रिटिसिज्म था उस टाइम पे, उसको समझेंगे। और मार्च के महीने में ही जो है इस एक्ट को इन्वोक किया गया था हमारी कंट्री में। उसके बाद रिसेंटली इसी एक्ट में जो है यहाँ पे ऑर्डिनेंस लाके अमेंडमेंट किए गए हैं। अब यहाँ पे ओरिजिनल एक्ट का पर्पस, अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें हुई हैं और इससे पहले इंडिया में कब कभी इस एक्ट को इन्वोक किया गया है, उन सब चीजों को डिटेल में जानेंगे इस आर्टिकल में। अब सबसे पहले थोड़ा सा कंटेक्स्ट जान लेते हैं। रिसेंटली सेंटर ने जो है इस पर्टिकुलर एक्ट यानी कि एपिडेमिक डिसीज एक्ट ऑफ 1897 में जो है अमेंडमेंट्स यहाँ पे किए हैं। अब यहाँ पे ये क्यों करना पड़ा, उसका क्रक्स बेसिकली इतना है कि हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस कोविड-19, जैसे कि डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेस हो सकते हैं, आशा वर्कर्स हो सकते हैं, उन पे जो है काफी सारे फिजिकल अटैक्स के इंसिडेंसेस यहाँ पे जो है फीचर हो रहे थे। तो ऑब्वियसली बात है, इन्हें प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी वजह से जो है गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंतर्गत कुछ प्रोविजंस यहाँ पे डाले हैं, कुछ यहाँ पे पनिशेबल ऑफेंसेस के अंतर्गत चेंजेस किए गए हैं। तो उन सब चीजों को डिटेल में आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। बेसिकली पूरा एजेंडा इस अमेंडमेंट का ये है कि हमारे जितने भी यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स है उनकी जो सेफ्टी है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप इस एक्ट में भी देख रहे होंगे यहाँ पे। तो एपिडेमिक का मतलब बेसिकली होता है कि ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। कोई इन्फेक्शियस डिसीज हो सकता है जो किसी लोकेशन, किसी कंट्री में जो है काफी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा हो। ये कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज हो सकता है जो कि एक जगह पे शॉर्ट टाइम में जो है यहाँ पे फैलता हुआ नजर आए। ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या फिर कोई हेल्थ इवेंट भी हो सकता है, इसकी ओबेसिटी। तो तब जो है उस जगह में हम कह सकते हैं एक एपिडेमिक यहाँ पे आ रहा है। अब बात करते हैं कि ये एपिडेमिक डिसीज एक्ट ऑफ 1897 जो है ये है क्या बेसिकली। तो ये जो है हमारी कंट्री में पहले भी काफ़ी बार इन्वोक हो चुका है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी एरिया में स्वाइन फ्लू अगर फैलना शुरू हो जाता है, डेंगू, कोलेरा, तब जो है इस एक्ट को टाइमली मैनर पे अलग अलग टाइम पे इन्वोक किया गया है। तो सबसे पहले जब इसको एक्ट को बनाया गया था तब 1890s की तब बात है जब इस एक्ट को लाया गया था। अब उस टाइम पे भी जो जब हम यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अंदर थे तब भी इस एक्ट का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ करता था। क्यों? क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा पावर कॉलोनियल हैंड्स पे दे देता था। अब जानते हैं ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा यहाँ पे पावर को अब्यूज करते थे। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो है इसके खिलाफ काफी क्रिटिसिज्म करते थे, क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे कॉलोनियल मास्टर्स के पास पावर आ जाता था कि बेसिकली किसी भी घरों में घुस सकते थे। यहाँ पे अगर ट्रेन से पैसेंजर जा रहे हैं तो उन्हें फोर्सिबल सेग्रीगेशन कर सकते हैं, इवैक्यूएशन करते थे। और मान लीजिए यहाँ पे जो पावर अब्यूज था तो काफ़ी ज़्यादा था। तो उसी के बारे में हमारे एक फ्रीडम फाइटर यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी जो है उन्होंने 1897 में यहाँ पे केसरी और मराठा न्यूज़पेपर में यहाँ पे लिखा था कि किस तरीके से जो है जो इंपीरियल अथॉरिटी है वो बेसिकली प्लेग को हैंडल नहीं कर पा रहे थे जो उस टाइम पे आया था, जिस वजह से उनको 18 महीने जो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में भेज दिया गया था। अब बात करते हैं ये जो एक्ट है ये क्यों एनैक्ट किया गया था। तो जनवरी 1897 की बात है। तो काउंसिल मेंबर में यहाँ पे आपको नजर आएंगे जे वुडबर्न। उन्होंने बेसिकली जो है इस बिल को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था जिसका नाम है एपिडेमिक डिसीज बिल। अब ये जब यहाँ पे रखा गया था उस टाइम पे जो है बॉम्बे में एक प्लेग था जिसका नाम है बुबोनिक प्लेग, उसका आउटब्रेक हुआ था। तो ऑब्वियसली बात है उसे कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई मेजर लेने की जरूरत थी। तो उस टाइम पे जो है कोई भी स्ट्रांग अथॉरिटी नहीं थी कि कोई यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था यहाँ पे म्युनिसिपल बॉडीज के बीच में, गवर्नमेंट्स के बीच में। तो एक स्पेशल पावर प्रोवाइड करने के लिए टू इंडियन प्रोविंसेस और लोकल बॉडीज इस एक्ट को यहाँ पे लाया गया था। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एक्ट की क्या जरूरत है। अब आपको पता होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो काफी बेसिकली विधि द्वारा शासन पे बिलीव करते थे। तो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करने की वजह से ये बेसिकली लॉस और एक्ट्स जो है काफ़ी यहाँ पे सोचे विचार कर लाए जाते थे। अब यहाँ पे इस पूरे एक्ट का पर्पस ये था कि जो म्युनिसिपल ऑफिसर्स थे तो उनके पास कोई पावर नहीं था। अब उनको इस एक्ट के द्वारा पावर दिया गया ताकि जो है कोई भी ओवरक्राउडेड हाउसेस ना हो, कहीं भी सैनिटेशन का इशू जो है वो सारी चीज़ें ठीक से हैंडल किए जा सके उस प्लेग की सिचुएशन में। अब उसी के अंदर और भी कुछ यहाँ पे प्रोविजन है इस एक्ट में, इसके आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूटी को जो है यहाँ पे पावर देता है ताकि वो रेगुलेट कर सके अपने अफेयर्स को। क्योंकि अगर आप देखेंगे हर स्टेट की प्रॉब्लम अलग होगी और अगर हम हेल्थ की बात करते हैं वो आपको स्टेट सब्जेक्ट में नजर आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हर स्टेट गवर्नमेंट और यूटी को जो है अलग अलग पावर्स यहाँ पे दी गए हैं। जैसे कि अगर आपको देखेंगे कुछ जगहों पे स्कूल्स बंद होंगे, कुछ जगहों पे और चीज़ें बंद है। तो ये जो है स्टेट टू स्टेट यहाँ पे डिफर करता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जितने भी लोग ट्रैवल
कर रहे हैं उनका इंस्पेक्शन करना, और अगर कोई डिसोबे करता है तो उस पर पेनाल्टी लगाना, और अगर मान लीजिए यहाँ पे जो भी अथॉरिटी है तो उसको भी प्रोटेक्शन देना जो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है इस एक्ट के अंतर्गत कंसिडर की जाती है। जो चीज़ हमने पिछले स्लाइड में पढ़ी वो कौन कौन से सेक्शन में, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 2A का जो एक्ट है वो काफ़ी बार न्यूज़पेपर में बार बार आ रहा है, तो वो आप देख सकते हैं। ये सेक्शन करता क्या है, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है ताकि जो है कोई भी एपिडेमिक में जो स्प्रेड हो रहा है उसको प्रिवेंट किया जा सके। वो सेक्शन 2A के अंदर आता है। सेक्शन 1 में ज़्यादा कुछ है नहीं, वो बेसिकली डिफाइन करता है एपिडेमिक को और पूरे एक्ट का पर्पस क्या है, उसी चीज़ को डिफाइन करता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 3 की आप देख सकते हैं पेनाल्टीज, और इफ़ यू आर डिसोबेइंग दी ऑर्डर्स, तो वो सेक्शन 3 के अंदर आता है। और सेक्शन 4 जो है ये लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर्स को। मतलब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आप जो है 7 बजे के बाद नहीं निकलेंगे, अगर आप उसे डिसोबे करते हैं और अगर कोई भी ऑफिसर जो इंप्लीमेंट कर रहा है अगर वो कोई स्टेप्स लेता है तो उसके पास कोई ना कोई इम्यूनिटी होगी इस एक्ट के अंतर्गत। अब बात करते हैं, ये जो एक्ट है इससे पहले भी काफ़ी बार इन्वोक हो चुका है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2018 में यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ गुजरात यहाँ पे वडोदरा जो है उन्होंने इशू किया था एक नोटिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे जो है कोलेरा का यहाँ पे जो है इफेक्ट यहाँ पे नज़र आया था। उसके अलावा 2015 में आप देख सकते हैं कि मलेरिया और डेंगू से डील करने के लिए जो है चंडीगढ़ रीजन में भी जो है इस एक्ट को इन्वोक किया गया था। उसके बाद 2009 का भी एग्जांपल दिया गया है कि स्वाइन फ्लू आउटब्रेक जो हुआ था पुणे के पास, तब जो है सेक्शन 2 के पावर्स का इस्तेमाल किया गया था। तो आप देख सकते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस जब यहाँ पे जो है इन्वोक किया गया था इस एक्ट को। अब बात करते हैं कि इस एक्ट में क्यों अमेंडमेंट करना पड़ा अब, क्योंकि मार्च में से इन्वोक किया गया था और रिसेंटली इसी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था। वो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रॉब्लम ये हुआ था कि काफ़ी सारे ये जो हमारे डॉक्टर्स थे, नर्सेज थे, उन पे जो यहाँ पे अटैक्स के केसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पे वो अटैक क्यों किए जा रहे थे उसको समझते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो डॉक्टर्स और जो यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स है ये बेसिकली कोविड के जो पेशेंट्स है उनको यहाँ पे उनका इलाज कर रहे हैं, तो नॉर्मल जनता को लगता है कि ये भी शायद इफेक्ट हो जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक स्टिग्मेटाइजेशन हो रहा था। तो इसी वजह से इनको वायलेंस, हरासमेंट फेस करने को मिल रही थी। कुछ जगहों पे ऐसा भी था जहाँ जब वो काम करे घर जा रहे थे तो उन पर अटैक किए जाते थे, या फिर उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा था, या फिर उनको एंटर करने नहीं दे रहे थे। तो ऐसे जो टारगेटेड अटैक्स थे बाई मिसक्रेंट्स वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। ऑब्वियसली बात है, सरकार इसको बेसिकली ही हैंडल करने के लिए इन्होंने ये अमेंडमेंट किया ताकि जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके हमारे सारे हेल्थ वर्कर्स को। अब बात करते हैं ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया था तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस अब डाले गए हैं। तो ऑर्डिनेंस के हिसाब से अगर कोई भी हेल्थ वर्कर के खिलाफ कोई भी अगर मान लीजिए अटैक करता है तो अब वो एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाता है। नॉन बेलेबल का तो आपको मतलब पता होगा कि बेल आसानी से नहीं मिल पाएगी, और कॉग्निजेबल का मतलब जो है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये अगर आप किसी भी हेल्थ वर्कर पे अगर कोई अटैक करते हैं वर्बली फिजिकली, तब जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो बेसिकली अरेस्ट कर सकता है किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट, और कोर्ट से जो है कोई वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही है कि अगर आपने किसी को कॉग्निजेंट ऑफेंस के अंदर पकड़ा है तो विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट जो है आपको बेसिकली एक रेक्टिफिकेशन लेना पड़ेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। उसके अलावा ज़्यादातर जो हीनियस क्राइम्स होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ पे मर्डर हो, रेप हो, किडनैपिंग हो, थेफ्ट हो, डाउरी डेथ, तो ये सब जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर गिने जाते हैं। और एफआईआर भी जो है यहाँ पे रजिस्टर की जाती है ओनली फॉर कॉग्निजेबल क्राइम्स। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा अब कि इसके अंतर्गत जो है अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत पड़ेगी। इवन बिफोर स्टार्टिंग ए इन्वेस्टिगेशन जो है परमिशन फ्रॉम कोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसके अंतर्गत ज्यादातर जो क्राइम्स आते हैं नॉन कॉग्निजेबल के अंदर वो होते हैं जैसे फ्रॉडरी, चीटिंग, डिफेमेशन, पब्लिक न्यूसेंस, तो ये सब जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं और क्या क्या चेंजेस ऑर्डिनेंस में के द्वारा यहाँ पे किए गए हैं। अब यहाँ पे एक कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर किसी भी हेल्थ सर्विस पर्सनल को इंजरी होती है, कोई डैमेज कॉज होता है, तो वो जो कंपनसेशन है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि ये जितने भी हेल्थ वर्कर है इसलिए इस एपिडेमिक की सिचुएशन में जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोखिम लेके यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी अगर मान लीजिए डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल या फिर इंजरी होती है या हरासमेंट, तो उन सब चीज़ों को जो है यहाँ पे इस एक्ट के अंदर कवर किया गया है। उसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं हेल्थ केयर सर्विस पर्सन तो उसमें कौन कौन आता है वो भी देख लीजिए। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल वर्कर्स और यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जैसे कि आशा वर्कर्स, उन सब लोगों को जो है यहाँ पे रखा गया है। पनिशमेंट की बात भी यहाँ पे की गई है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म ऑफ 3 months to 5 years और फाइन फ्रॉम 50,000 to 2 लाख यहाँ पे लगाया जा सकता है। और अगर कोई ग्रीवियस हर्ट होता है यहाँ पे तो इम्प्रिजनमेंट की जा सकती है फॉर द टर्म ऑफ 6 months to 7 years और विद द फाइन ऑफ 1 लाख to 5 लाख। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पनिशमेंट्स यहाँ पे लाई गई है ताकि
ताकि एक डिटरेंस क्रिएट हो सके। उसके अलावा यहाँ पे जो है ऑफेंस अगर होता है तो उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑफिसर की रैंक बेसिकली इंस्पेक्टर तक होगी, और उसके पास अराउंड 30 डेज होंगे पूरी इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए, और जो ट्रायल है वो विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये बेसिकली कुछ प्रोविजंस है जो अमेंडमेंट में लाए गए हैं, और पूरा पर्पस इस अमेंडमेंट का यही है कि हेल्थ वर्कर्स जो है उन्हें उन्हें एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके इस एक्ट के अंतर्गत। तो आशा करता हूँ ये जो पूरा एक्ट है इसको आप समझ में आ चुका होगा, क्या इसका प्रोविजंस थे, क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, और क्या इसका मेजर पर्पस है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।